नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज सुमित पीर जी। सुमित पीर जी का स्वागत कर रहा हूं और आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और QR को स्कैन करके हमें पत्रम पुष्पम का सहयोग अवश्य करते रहें, जिससे कि राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम जो हम बना रहे हैं वो इसी प्रकार तेजी से बनता रहे। व्हाट्सएप नंबर हमारा पुराना मेटा ने उड़ा दिया है, तो एक नया नंबर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो पूरी डिटेल्स मिल जाएंगे। स्वागत है आपका सुमित पीर जी, कैसे हैं आप? सर, सबसे पहले तो आपको मेलबर्न वाला नमस्कार और साधुवाद, और बहुत आपका आशीर्वाद है सर। सब ठीक है, महादेव की कृपा है। और आपको सभी दर्शकों को नमस्कार और साधुवाद। तो साहब, यूनुस जी ने तो बहुत बड़ा प्रहार कर दिया भारत के ऊपर, धागा लेना बंद कर दिया। मैंने सुना है भारत कंगाल हो जाएगा अब तो। सर, पहले ही देखिए, एक कहावत है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, धोबी का कुत्ता न घर का न गाट का। तीसरी कहावत है, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुलाने। और ये जो एक मौलाना है, उसका नाम है नजूर खान। मौलाना, ये मैं नहीं कह रहा, मौलाना नजूर खान ने फरमाया है, कह रहा है कि जो दिमाग है, ब्रेन हराम है, क्योंकि ब्रेन इज अगेंस्ट इस्लाम, और अगर मुसलमान ब्रेन यूज करेगा अल्लाह और रसूल के खिलाफ जाएगा। ये मौलाना नजूर खान ने कहा। अगर बोले तो मैं पिक्चर भी दिखा देता हूँ, अगर आप बोले मैं पिक्चर दिखा देता हूँ, मेरे पास है। तो ये सबसे ज्यादा जो फिट होता है वो होता है यूनुस मियां पे फिट। देखिए, अगर आप इनकी अभी कार्य करके देखे, अभी पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी मिस बलोच वहां आई थी, 15 साल बाद आई है। अब ये क्या कह रहे हैं हमें 3 चीजों पे ताउन करना है। किन चीजों पे ताउन करना है जनाब? पहला तो हम जी यूथ का एक्सचेंज। तो अब यूथ के एक्सचेंज में लश्कर तोयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, हिजबुल तहरीर, इस्लामिक जिहाद, मतलब किसका एक्सचेंज होगा? यूथ तो आपके पास वही है, हिजबुल तहरीर वाला यूथ है। दूसरा कहा कि रिलीजियस अफेयर्स पे हमें तालमेल बिठाना, मतलब तो जो लश्कर तोयबा वगैरह, इनके यहाँ कैंप खुलेंगे, उनके वहां कैंप खुलेंगे, ये करेंगे। और तीसरा उन्होंने बोला हमें साइमनस पे ताउन करना। भाई एक बात बताओ, तुम तो कहते हो जमीन सकी है, सूरज जो है मिट्टी के तालाब में डूबता है, मॉन्ट पॉन्ड में डूबता है, तो तुम्हारे हर किताब के आगे पाकिस्तान में लिखा है ये फिजिक्स सब नकली है, इट इज नॉट एज पर कुरान। और ये मौलाना साहब तो कह रहे, हजूर नजूर खान साहब, इनका हमने आपको बता ही दिया। तो ऐसे में साइंस और इस्लाम का तो कोई समन्वय नहीं बैठता। तुम्हारे लिए तो साइंस बेकार है। तो अगर जो चीज बेकार है, जिसे कुरान बेकार बताती, तो आप उसमें ताउन करने की क्या सोच रहे हैं? ये तो सब बकवासबाजी, ये तो काफिरों का काम है ताउन वाउन करना, आपका खुद थोड़ी ना है। और उससे आगे बात बढ़ी फिर एक, और ये टाई अप और कहता है वी हैव बीन मिसिंग ईच अदर। हाँ, मैंने कहा शायद बलात्कार और बलात्कारी जो है वो एक दूसरे को मिस कर रहे। और इंतहा हो गई सर, इंतहा ये हो गई जब एक खबर आई, पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से कहा, यूनिस के सिपाहियों ने, यूनिस के गाजियों ने पाकिस्तान से कहा हम आपको माफ करने को तैयार है 71 के लिए। कह रहा है साहब क्या करना पड़ेगा? कहता 2 शर्तें हैं। कह रहा पहले तो माफी मांगो 71 के लिए, चलो यहां तो समझ आता है। कह रहा और $4.3 बिलियन दे दो। जब ये मैंने सुना मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा 3 मिलियन रेप्स की कीमत, संजय सर, 3 मिलियन रेप्स की कीमत 55 साल बाद 4.3 बिलियन। तो मैंने गणित निकाली तो 130, लगभग $130 आता है पर रेप का। और मैंने इसको 55 साल का इस पे इंटरेस्ट लगाया, तो तब मान लो जब उस महिला का बलात्कार, शोषण, उत्पीड़न हो, उसकी कीमत बांग्लादेश में $10 है। मतलब $10 आप इंटरेस्ट लगा के 130 है। और मतलब $10 में बांग्लादेश में महिलाओं की इज्जत और स्वाभिमान का सौदा कर रहा यूनिस। अगर शेख मुजीबुर रहमान आज जिंदा होते तो मैं वाकई कह रहा हूं उनकी रूह काम जाती। कैसे किस लेवल के जिहादी और जाहिल ये लोग बैठे हैं। मैं शेख हसीना जी को कहता हूं किन जिहादियों के हाथ अपने मुल्क को छोड़ दिया। मतलब एक औरत की कीमत, की इज्जत की कीमत है $110, $130 आज की डेट में, बैक डेट में $10। $10 में महिलाओं का मान सम्मान बिक रहा बांग्लादेश में यूनिस के अंडर। ये है यूनिस की हकीकत। और उन्हीं पाकिस्तानियों के साथ ये ताउन करना चाहता है, उन्हीं के साथ ये बैठना चाहता है। और पहले का और भी तो है जी, ये है कि साहब कंगालिस्तान जो है वो भिखारिस्तान से पैसे मांग रहा है। बिल्कुल ये तो कंगालिस्तान भिखारिस्तान से पैसे मांग रहा, धागा भेजना उन्होंने बंद कर दिया। भिखारिस्तान जो है वो $1 बिलियन के लिए इधर उधर कटोरा फैलाते हुए घूम रहा है।
उससे कह रहे हैं $4.52 बिलियन, 4.3 नहीं है शायद, 4.52 है। अब जो जी, तो इस पे तो मुझे लगता है 1971 रिपीट हो जाएगा। अब बीच में तो नहीं भारत आ गया, तो ये फिर कहाँ लड़ेंगे। हो सकता है ये कहें कि चलिए ऐसा करते हैं कि एक पानीपत का मैदान हम मालदीव्स में ढूंढ लेते हैं और वहां पे 2-2 हाथ फिर से कर लेते हैं। बिल्कुल, अच्छा आइडिया है। मैं कह रहा था, मेरा एक और आइडिया था यार, अगर पैसे में ही बांग्लादेश का मान सम्मान और स्वाभिमान बिकता है, हमें बोल देते, हम चेक काट देते। अदानी जी एक चेक भेज देते, $8-10 बिलियन का चेक तो अदानी जी काट के भेज देंगे। तो मतलब अगर इस्लाम में और मुसलमान देशों में हर चीज बिकाऊ है, जो बांग्लादेश हमें बता रहा है और जो पाकिस्तान के साथ इतिहाद क्या इल्हाक कर रहा है, तो इसलिए फिर तो यार ये जो पीओके वगैरह ये हमें दे देते, बताओ कीमत क्या, हम तो वैसे ही चेक लिख देंगे, बताओ कीमत क्या है तुम्हारी, हम चेक लिख देंगे। और इससे ये आपको दर्शाती इनकी यूनिस की मानसिकता क्या है। अब मैं अपने कुछ सूत्रों से बात कर रहा था, मैंने कहा यार यूनिस इतना क्यों फुदक रहा है, ये क्यों फड़क रहा है इतना। तो वो उनका कहना है, मेरे सूत्रों का कह रहे, देखो सुमित जी ऐसा है, मेडिसिन में 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक तो होता है जनरल फिजिशियन, उसके बाद होता है सर्जरी, और एक उसके बाद होती है रोबोटिक सर्जरी। मैंने कहा हाँ जी। कहता जनरल फिजिशियन हमारा एमई हो गया, वो दवाई ववाई देता, थोड़ा जांच वाच करता, नहीं माने तो उसके बाद 2 तरह के सर्जरी डिपार्टमेंट है। एक है जो हमारी मिलिट्री है, वो चीर फाड़ करके सेट कर देती पूरा। कह रहे हैं रोबोटिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी दूरबीन के माध्यम से छोटा 1-2 छेद करके सब अंदर का सिस्टम ठीक कर देते। कह रहे और जो हमारे यहाँ रोबोटिक सर्जरी के चीफ है श्री अजय डोवाल जी, उनके स्पुर्द ये केस कर दिया गया है और मिलिट्री को बोला गया कि ये तुम्हारे पास टाइम है, इतने में इन सबको इनका सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दो, ठीक कर दो, अन्यथा ये जो रोबोटिक सर्जन है ये अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। और अगर रोबोटिक सर्जन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी तो तुम देखो बेटा तुम्हारे पास कितना समय है। और अगर वो आ गए तो आप देख लो कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, के में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हुआ 10-11 साल में, आप देख रहे हो, आपके सामने केस स्टडी है। तो या तो तुम ये जो मिलिट्री है तो ये बेसिकली पाकिस्तानी मिलिट्री का, या तो ये जो जितने स्टूडेंट घूम रहे हैं, ये इस्लाम वाले अब्दुल्ला जितने भी है, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करो, इनको सुधारो, यूनिस को बोलो होश की दवा करें, हिंदुओं के साथ छेड़छाड़ बंद कर दो, और अन्यथा वरना हमारे पास सारे विकल्प ओपन है। क्योंकि मेडिसिन वालों के हाथ से जैसी बात निकल गई है, अब ये वो मास्टर सर्जरी वालों के पास आती है, रोबोटिक सर्जरी वालों के पास आएगी, बस फर्क इतना, दोनों में से एक डिपार्टमेंट फिर इसको हैंडल करेगा। तो बेटा तुम्हारे पास इतना टाइम है, इसको ठीक कर लो, अन्यथा दोनों में से एक डिपार्टमेंट इसको हैंडल करेगा। और अगर रोबोटिक सर्जरी वाले आ गए, वो मिनिमम डैमेज करते हुए मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम इंपैक्ट लाते हैं। और अगर तुम्हें कीर्तिमान देखने तो दुनिया भर के कीर्तिमान देख लो। वैसे मैं देख रहा था पीछे डोवाल साहब ने बंगाल का भी दौरा किया है, तो बंगाल के दौरे पे भी वो एक्टिवेट तो हो गए हैं। तो मैं कहा भाई अब हम तो सीधा सीधा कह रहे हैं वक्त है, सुधर जाओ, मान जाओ, अन्यथा फिर जो प्रभु की इच्छा। तो ये यूनिस सर ये बेकार का आदमी है। ये पन्ना मंडी का, अब चलिए मैं कह ही देता हूँ, ये पन्ना मंडी का वो जो गले में रुमाल बांध के घूमते हैं ना ऐसे एरियाओं में, ये वैसा व्यक्ति है जिसको आजकल कोई पूछता नहीं है। एक गले में रुमाल या मुंह में बीड़ी और आंखों में सुरमा लगा के तो निकलता है, पर बेचारे को पूछता कोई नहीं है, कोई बेचारा कोई इसको भाव नहीं दे रहा आजकल, इसीलिए ज्यादा फुदक रहा है, इसीलिए ज्यादा ड्रा नाटक कर रहा है। बट ऑनेस्टली एक बात तो मुझे बहुत बुरी लगी, ये जो मतलब महिलाओं के साथ जो भी था वो पाकिस्तान की आर्मी ने किया, बहुत बुरा किया। मतलब यार $100 में इज्जत बेचने लगे हो तुम 55 साल बाद। ये है तुम्हारा बांग्लादेश, ये है तुम्हारा नोबेल लॉरिएट, ऐसे लोगों को नोबेल प्राइज मिलता है, ये बड़ी संवेदना की बात है। और संजय सर ये भी सच है कि उनमें से जो काफी महिलाएं थी, ये भी माना जाता है कि उनमें से काफी महिलाओं जिनके साथ बलात्कार हुआ हिंदू थी। तो मतलब यहाँ कहीं ना कहीं एक इस्लामिक मानसिकता, एक इस्लामिस्ट की मानसिकता और एक इस्लामिक सुप्रीमेसी की जो मानसिकता है वो बिल्कुल दिखती है, वो बिल्कुल क्लियर हो रही है। ये जो आप देख रहे हैं, इतने शोषण प्रताड़न के बाद भी आपने इज्जत की का प्राइस टैग निकाल दिया। मतलब बलात्कार की कीमत $130। ये दुनिया में आपको ये कहीं और देखने को मिलेगा, किसी और देश में देखने को मिलेगा जो आपको बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है? मतलब किस तरह के जानवर हैं इनकी सोसाइटी में, किस तरह के ये लोग हैं। अगर इन्हें और लोगों को यहाँ गलत फहमी कि अगर कोई दाढ़ी मूछ लगाता वही मुल्ला है। भाई बिना दाढ़ी मूछ वाला मुल्ला ज्यादा खतरनाक होता है। यूनिस को देखो, ज़ियाउल हक को देखो, याया खान को देखो, मुशर्रफ को देखो, आसिम मुनीर को देखो, इनमें से किसी की जनरल को देखो, किसी की दाढ़ी नहीं थी
और ये सबसे खतरनाक जनरल थे और सबसे बड़े इस्लामिस्ट थे। और दोगन को देखो कौन सी दाढ़ी मूंछ है उसकी, और दोगन से बड़ा इस्लामिस्ट थोड़ी ना दुनिया में कोई। तो ये चीजें, ये नोशन भी हमें समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि 1-2 महीने का समय में जो भी होना सर, मुझे लगता है एमईए ने तो केस को पास ऑन कर दिया। अब 1-2 महीने में जो भी होगा, जैसे भी होगा, जो प्रभु की इच्छा वो होगा। सुधर गए, नहीं तो सुधार देंगे, और क्या। जी। और आप हमारा जो मौलाना है इधर वाला, आपके हीरा मंडी वाला, वो तो बिल्कुल कुरान वुरान पढ़ के और बोल रहा है कि साहब कि बस हम तो सुपीरियर कौम है। आप मानते हैं वो सुपीरियर कौम है? सर सबसे पहले तो जयपुर डायलॉग के माध्यम से आज मैं बोलना चाहूंगा, वो जो लोग अमन की आशा का बीन बजाते थे ना और बिगुल बजाते थे, ये थप्पड़ उन पे है, ये थप्पड़ उन लिब्रांड है। सबसे ज्यादा वो परवीन साहनी बहुत दुखी था, मैंने देखा। हाँ, बेचारा बड़ा रो रहा था। और दूसरा जो लिब्रांडो कौम है ना, हमारे एक लिब्रांडो का गैंग है, हफीज भाई, सलीम भाई, पाकिस्तान भाई, ये भाई। तीसरा थप्पड़ है ये जो वो मोमबत्ती गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, बिरयानी गैंग है, उन पे है। और चौथी और पांचवा थप्पड़ वो जो यहाँ सीडो सेक्युलरिस्ट रहते हैं ना, जो कहते हैं नहीं नहीं सेक्युलरिज्म रखो, नहीं हिंदू मुस्लिम एक है, नहीं कोई टेंशन नहीं है, सब बराबर है, कुछ नहीं होगा, डेमोग्राफी बदलती बदल दो, वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट क्यों लाते, ये उनके लिए है ये थप्पड़। वो आदमी आपको आज भी कहता है कि जो 1400 साल पहले मानसिकता थी, वो मानसिकता आज भी उतनी ही सटीक है, उतनी ही अटल है। हिंदू मुसलमान के साथ नहीं रह सकता, टू नेशन थ्योरी है। पर आज मैं आपको बता दूं, पार्टीशन के टाइम सर मुसलमानों की आबादी 13% थी और हमने उन्हें 26%, 25% जमीन दे दी। क्यों दे दी? 13% आबादी पे हमने 25% जमीन उन्हें क्यों दे दी? नहीं, आंकड़े सही कर ले, 24% थी उनकी आबादी। चलिए सर 1% मैं कम कर लेता हूँ, 24% जमीन दे दी, 63 करोड़ या कुछ उनको आबादी 24% थी, जमीन 25% थी। तो मतलब हमने इतनी जमीन क्यों दे दी उनको? और आज भी ये कह रहा है भाई हिंदू नहीं रह सकता। और क्या कहता है? कश्मीर इज द जगलरी वेन, मतलब द वेन व्हिच गोस फ्रॉम ब्रेन टू हार्ट। कह रहा वो है, शारद है हमारी, और उसके बिना हम रह नहीं सकते। अगर आप इसकी पूरी परिस्थिति देखें, लेकिन ये साहब ये बगैर शारक दे इतने दिन से कैसे ये जिंदा है? रोबो है क्या? नहीं, शारक में ना ब्लॉक आया हुआ सर, इसलिए उठता बैठता, कभी झटका लगता है इसको। अब इसके झटके लगने के कई कारण हैं। देखिए, अगर आप इनके पाकिस्तान के जनरलों का एक छोटा मोटा अध्ययन करते हैं संजय सर, शुरू करते हैं मूसा से। मूसा 65 हार गया था, 65 हार गया तक मूसा। उसके बाद उसके बाद याया खान आया, वो 71 हार गया, वो भी जनरल था। उसके बाद जियाउल हक सियाचिन हार गया, वो भी बड़ा इस्लामी जनरल था। मुशर्रफ कारगिल हार गया। और आसिम मुनीर ऐसा जनरल होगा जो पीओके 65 में अयूब खान था साहब, मूसा नहीं था। अयूब खान था, अयूब खान हार गया सर। फिर ये मुशर्रफ हारेगा सर, जीबी, पीओके, बलोचिस्तान और केपीके। और इसका एक्सटेंशन आने वाला है, 2-4 महीने में एक्स्ट्रा एक्सटेंशन ड्यू है, तो उसके लिए थोड़ी भौंकना चालू कर दिया। दूसरी बात है, जो एक फोरम, ये जो इन्वेस्टमेंट फोरम है, ये इन्वेस्टमेंट फोरम को एक दुनिया में एक पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है, इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां का आर्मी चीफ इन्वेस्टमेंट फोरम चलाता है। हमारे मिनिस्टर चलाते हैं, चीफ मिनिस्टर चलाते हैं, मंत्री पॉलिटिशियन चलाते हैं ये। और क्या करता है? अपने ही लोगों को, छोले कुलचे वालों को, ऑटो वालों को, रिक्शे वालों को सूट टाइप बैठा के, जेब से टिकट देके वहां बैठा दिया और कह रहा जी ये टू नेशन थ्योरी है, कश्मीर के बिना हम कश्मीर में ये करेंगे। बलोचिस्तान इसके हाथ से गया, केपी के इसके हाथ से गया। इसका चीफ कहता हमें मुर्दों की लॉस द काउंट ऑफ डेड। ऐसी परिस्थिति में जब लोग मर रहे हैं, और खबर तो ये भी है संजय सर के बलोचों ने लगभग दूसरा ट्रेन हाईजैक कर दिया था। लास्ट मिनट पे इन्होंने ट्रेन को वापस कोयटा से निकली थी, वापस आधे रास्ते रोक के वापस बुला लिया, क्योंकि इन्हें डर था कि फिर एक ऐसा हाईजैक होगा कि इनको इंटेल मिल गई थी। ये पता कैसे चल गया इनको? इनके पास इतनी इंटेलिजेंस कहां से आई? वो पता नहीं, मुझे लगता है ना वो किसी ने सिक्का उछाला होगा। अब सिक्का में हेड की जगह टेल आगे वापस बुला लेगा, इंटेल तो इनके पास है नहीं। तो ये इनकी परिस्थिति है। दूसरी बात, मैं कश्मीर पे इसको बोलना चाहता हूँ। 4 बार आए थे ना तेरे बाप दादा कश्मीर ने, ले लिया कश्मीर में जेब में रखा के आके ले ले। अगर औकात है, अगर एक बाप की औलाद हो तो आके ले लो कश्मीर। किसने रोका है? कश्मीर हम ये करेंगे वो करेंगे, ये जो तमगे लगाए ये भी चीन से मंगाए हुए हैं। और ये तुम्हारे सारे जनरलों का हमने 65 से लेकर लगभग अब तक का हिसाब दिखा दिया तुम्हें कि तुम्हारी औकात और तुम्हारी मिलिट्री की औकात क्या है।
ये जो कश्मीर का ख्वाब है, ये जो हिंदुओं को हराने का ख्वाब है, ये जो कश्मीर का आप ख्वाब लेके जीते हो ना, जितने जनरल थे अयूब खान से लेके अब तक सब 3 फुट जमीन के नीचे सो रहे हैं अभी, और यही ख्वाब ता कयामत दिल में रोले खाता रहेगा, रोले। और जब कयामत का दिन अगर आएगा, कभी आएगा, जब खुदा पूछेगा, बोला ख्वाब एक ही ख्वाब रह गया था सब कश्मीर का, बोला भाई इतने इतने जनरेशनों से अभी यही ख्वाब रह गया, बोले तब से इतनी जनरेशन निकल गई, अब ख्वाब वही है। जिसके दिल में भी दिमाग में ये ख्वाब है, ये ख्वाब के साथ ही एंड्स अप 3 फुट बिलो द ग्राउंड। ये हकीकत है आसिम मुनीर की, और यही हकीकत होने वाली है। कश्मीर तुम्हारे बस का होता तो तुम ले गए होते, आज भी औकात है तो आके ले लो, हमने थोड़ी ना रोक रखा। औकात है ये लोगों को तुम ये इस्लाम का चूरन, कश्मीर का चूरन बेचते हो, क्योंकि अब ये चूरन और ये भी ना आउटडेटेड हो गया। और अब इस सारे का आप एक कोइंसिडेंस बनाइए सर। देखिए मुर्शिदाबाद में वायलेंस चल रहा था, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का 2 बजे वक्तव्य आना था, वक्फ बोर्ड के स्टे टेप, वो जो सारी अटकलियां लग रही थी, जब काफी इनकी वाट लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। अब उसी दिन बीच में ये वक्तव्य आना मुनीर का, मुल्ला का, और फिर उसके बाद कुरान की आयतें पढ़ रहा था और कह रहा था खुदा ने 2 रियासत बनाई, एक तो मदीना और 1300 साल बाद ये बनाई। मैं कहा नहीं साहब, धर्म के आधार पर 2 रियासत बनी थी, एक है पाकिस्तान, एक है इजराइल, और इजराइल कहां, पाकिस्तान कहां। और तुम ही ऐसे लोग हो जो यहूदियों को हथियार बेचते थे, यहूदियों को तोप के गोले बेचते थे, यहूदियों से पैसे कमाते थे, वो बात अलग है। वहां पर ये मुसलमान पक्के हैं, यहूदियों को सारा माल बेचते हैं दूसरे मुसलमान को मारने के लिए, वो बात अलग है। तो ये जो देखिए, पहले तो झूठ बोल रहा था, उसने थोड़ा सा ये नहीं कहा था, उसने कहा था कि साहब उलमा के आधार पर 2 ही रियासतें बनी थी। उलमा के आधार पर तो रियासतें, एक तो रियासत तैयबा थी, वो तैयबा जिसे मक्का कहते हैं, यहाँ जिसको मदीना बोलते हैं, मदीना, हाँ वो मदीना थी, रियासत मदीना बोलता था, वो रियासत पुदीना बोलता था ना इमरान खान। तो ये रियासत मदीना नहीं कहना चाहते, कॉपी हो जाएगी, तो इसलिए उसको उन्होंने कह दिया रियासत तैयबा। और दूसरी रियासत पाकिस्तान, 2 ही तो है दुनिया में, इसके अलावा है क्या? हम सुपीरियर है, हमारा कल्चर सुपीरियर है, हमारी ट्रेडिशन सुपीरियर है। अरे भाई, इन्वेस्टर्स को क्या बता रहा है तू, गधा। और नहीं, और ये कह रहा हम कल्चर, हमारा कल्चर अलग है, हमारा एम्बिशन अलग है। एम्बिशन का क्या मतलब है? गजवा हिंद। एम्बिशन तो हर मुसलमान जब पैदा होता है उसको तो ये सिखाया जाता है ना, पाकिस्तान में गजवा हिंद करना है, पर ये नहीं बताया जाता कि तेरे बाप दादाओं की पुश्तों पे पुश्ते निकल गई, सब कब्र में लेट गई यही हसरत लेके। बेटा ये हसरत कभी पूरी नहीं होगी। हसरत के बारे में बताते, पर ये हसरत पूरी नहीं होगी, ये कभी नहीं बताते। और इसने क्या कहा, हमारा रिलीजन अलग, हमारे एम्बिशन अलग, हमारे तौर तरीके अलग, हमारा सब कुछ अलग है। तो ये कह रहा है मोहम्मद अली जिन्ना को दोहरा रहा है, और इस पर जो है वो मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ लोग जो है वो कई सारे, खैर वो अमन की आशा वालों को तो दिक्कत जो हुई उनका तो सारा का सारा जो धंधा वो चौपट हो गया। दूसरे जो हमारे जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अरे भाई आश्चर्य क्यों हो रहा है? इसका मतलब तुम कोई पाकिस्तान को समझे नहीं, तुमने पार्टीशन की हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तुमने डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं पढ़ा, पार्टीशन और आपका जो उनकी किताब है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, और आपने जो है वो इनका जो मोटो है वो नहीं जाना है। इनकी मिलिट्री का मोटो ही है तकवा, ईमान और जिहाद फी सबिलिल्लाह। जिहाद क्या है वो नहीं जाना, और इनका जो बेसिक डॉक्यूमेंट है द कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, उसको भी आपने नहीं पढ़ा। हमने बहुत कोशिश की पढ़ाने की, जयपुर डायलॉग से इसके ऊपर कई कार्यक्रम किए, लेकिन आपने उसको नहीं समझा। इसलिए आपको हैरत हो रही है कि कोई कैसे बोल सकता है। अरे भाई यही है, इसी को नजरिया पाकिस्तान कहते हैं। और इस नजरिया पाकिस्तान में लाल टोपी से लेके आसिम मुनीर तक सब एक है। सेम, बिल्कुल, ये आई 101% एग्री, यू हिट द नेल ऑन द हेड। वो लाल टोपी और आसिम मुनीर हो, बस इनकी बोलने की फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। अगर हिंदू को अब भी कोई ख्वाब है, कोई गुमान है, भूल जाओ और रिकंसाइल विद द फैक्ट। हेमंत बिस्व शर्मा जी ने अच्छा स्टेटमेंट दिया। हेमंत बिस्व शर्मा जी ने बोला भाई देखो, यहां धर्म और सभ्यता की लड़ाई, अपने कल्चर को बचाना, अपने धर्म को बचाना है। वो समझो आपकी पाकिस्तान से कोई मित्रता, कोई रिकंसिलेशन नहीं हो सकता। टेररिज्म, नो टेररिज्म, देयर कैन बी नो रिकंसिलेशन। ये बनाई हिंदू हेट्रेड पे। सर एक और पॉइंट है जो मैं हेट्रेड कर रहा हूं, उसने वर्ड इंडिया बोलता ना, भारत बोलता, समझ आता, उसने हिंदू बोला। अगर ये उसकी विचार भारत के हिंदू है, हिंदुओं को लेके जो बेचारा पाकिस्तान का हिंदू है,
वो तो चक्की में पिसने वाला गेहूं है, उसकी तो बेचारे की वक्त ही कुछ नहीं बची। और ये जो पाकिस्तान नाटक करता था, जी हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, सेक्युलरिज्म बन रहे हैं। आपको याद है लास्ट टाइम क्रिसमस पे क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जाके केक काट रहा था, सब अलतकिया है, सब बकवास है। काफिर तो काफिर है ना, क्रिश्चियन भी काफिर है, हिंदू भी काफिर है, यहूदी भी काफिर है, जो इवन अहमदिया भी काफिर है। एक अहमदिया को मार दिया कल परसों उन्होंने। और पाकिस्तान की हकीकत तो ये है संजय सर, 70% शादियां आज के डेट में 70% कजिन्स में होती है, कजिन्स में शादी होती है 70%। और मैं आपको एक आज का ही एक मैं कहीं पढ़ रहा था, इटली में एक कपल को आज सजा हुई है, पाकिस्तानी कपल था, 18 साल की बेटी थी, जवान थी, उसको अपने कजिन के साथ शादी करने को कह रहे थे, वो उससे बुढ़ा था, मतलब एज में बड़ा था, उसने नहीं माना। इन्होंने क्या किया, उसका कत्ल किया और अपने ही फार्म हाउस में गाड़ दिया, अपने ही फार्म हाउस में गाड़ दिया। पुलिस ढूंढती रही 18 या 19 महीने बाद, पता नहीं पुलिस को कहां से पता लगा, इटली की पुलिस ने खुदाई की, अपनी ही बेटी की लाश अपने ही आंगन में गाड़ दी। क्यों? क्योंकि उसने अपने जो उसका कजिन था, जो उसकी उम्र में बड़ा था, उससे शादी करने से इनकार कर दिया। और इटालियन गवर्नमेंट ने उन्हें अब जो भी सजा है मर्डर की, वो आज कंफर्म कर दिया, बोला इनको कभी नहीं छोड़ना, दे विल नेवर लीव जेल। ये पाकिस्तानी कपल था, बताइए। मतलब मानसिकता बदलेगी नहीं, इटली में रहो, रोम में रहो, इंग्लैंड में रहो या कराची में रहो, मानसिकता वही है, मानसिकता वही है। ये हिंदुओं के लिए जिसने कुरान पढ़ ली, लोग कहते हैं ना कि जिसने कुरान ठीक से पढ़ ली, जिसने कुरान ठीक से पढ़ ली वो तो एक्स मुस्लिम हो जाता है, लेकिन जिसने कुरान पढ़ी है खाली, वो तो यही काम करेगा। आप आसिम मुनीर को कितना लिखो, आसिम मुनीर कोई अपने आप से थोड़ी कह रहा है, टू नेशन थ्योरी कोई जिन्ना ने इजाद थोड़ी की थी, ये सब बड़ी किताब में है। और आज मैं देख रहा था, एक हमारी हिस्टोरियन है देवी जी, अच्छा, देवी जी है हिस्टोरियन, पहली बार नाम सुना, मृदुला मुखर्जी वगैरह कुछ अभी चल रहा था उस पर, तो वो समझा रही है कि साहब टू नेशन थ्योरी तो 1937 में सावरकर ने इजाद की थी। वाह, अरे मूर्खे, सावरकर ने उसको डिस्क्राइब किया था, इजाद नहीं किया था। इजाद तो वो मक्का मदीना में ही हो गई थी। अब 1400 साल से हो, तो 1400 साल पुराना कॉन्सेप्ट, कोई नया थोड़ी ना, 1400 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, कोई नया थोड़ी ना। नॉन बिलीवर का टू नेशंस है, और लिखा हुआ है कितनी जगह पे, उसमें सब में जिहाद को फर्ज बताया गया है और एनिमी बताया गया भाई नॉन बिलीवर को, तो एनिमी बनाया मना है। और आपको पूरी जिंदगी कोशिश करनी है कि इस्लाम फैले, नॉन बिलीवर कन्वर्ट हो, नहीं होता तो आप उसको मार भी सकते हो, कोई टेंशन नहीं है उसमें, एलिमिनेशन कोई बड़ी बात नहीं। आप देखिए ना, आज की बात करिए संजय सर, आज की दुनिया में क्या ईरान ये नहीं कहता इजराइल शुड बी डिसिमेटेड, टर्की क्या ये नहीं कहता कि इजराइल को खत्म कर दो। आज कितनी इस्लामिक कंट्रियां आज भी कहते हैं इस्लाम को खत्म कर दो, बाहर दूर की मत जाइए, मुजू ने इजरायलियों का अपने यहाँ आना बंद कर दिया, कह रहा मैं इजराइल कोई मेरे यहाँ नहीं आ सकता, जबकि टॉप 5 विजिटर्स मालदीव में इजरायली थे। ये आज की जनरेशन है, आज खमेनी नहीं कहता इजराइल को शुड बी एलिमिनेटेड, इजराइल शुड बी डिसिमेटेड। कितनी इस्लामिक कंट्रियां खुल के कहती है इजराइल शुड बी डिसिमेटेड। ये कोई आज की इजराइल का क्या दिक्कत है? इजराइल यहूदी है, यहूदी है तो उनका जिंदा रहने का हक नहीं है, जब तक यहूद कोई भी जिंदा है कयामत नहीं आएगी, ये भी एक हकीकत है, ये कोई हम थोड़ी ना कह रहे हैं। ये तो हदीस में लिखा हुआ है, छोटी किताब में। बिल्कुल, तब तो, और बड़ी किताब और छोटी किताब मिलकर तो शरीयत बनती है साहब। बिल्कुल सर। और ये जो जिना की बातें करते हैं सर, अब जिना के बारे में इनके 2-4, तो ये आसिम मुनीर जब अपना भाषण फिनिश कर रहा था, फिर तो कुरान की आयतें पढ़ता ना एज यूजुअल, कुरान की आयतें पढ़ रहा था ये। अब जिन्ना पे 2 बातें हो जाए। अब ये जिन्ना तो ऐसा था ना, इसके तो कन्वर्टेड हिंदू था, शिया था, अब ये वाइन भी पीता था, ये पोर्क भी खाता था। जिन्ना की एक बेटी है जो यहीं रह गई, जिन्ना की 3 बहनें थी, एक बहन पाकिस्तान गई, 2 यहीं रहे, फातिमा जिन्ना गई थी, बाकी यहीं रह गई। जिन्ना का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट था वो वो पोर्क खाना, शराब पीना, वो सब नहीं था। उसने अपने दोस्त की अंडर एज नाबालिग लड़की को भगाया, पाकिस्तान ले गया, जब वो बालिग हुई तो उससे 18 साल की उम्र में निकाह कर लिया। मतलब अपनी बेटी से छोटी उम्र की बच्ची, लिटरली किड, दोस्त की बेटी को भगाने का काम और उससे निकाह करने का काम जिन्ना ने किया। तो मैं आसिम मुनीर को कह रहा था, जो तुम्हारा फोर फादर है उसके बारे में भी 2-4 ये शब्द बोलते जिन्ना की 2 महीने भारत में क्यों रह गई, जिन्ना की एक अकेली बेटी भारत क्यों रह गई, वो पोर्क कब खाता था, कौन सी वाइन पीता था, वो शिया था,
ये सब भी बोलना चाहिए ना उनको। और भाई उसकी बेटी ने देखिए उसका जो दोस्त था वो पारसी था जिसकी बेटी भगाई थी। हाँ, और उसकी जो बेटी थी उसने वापस पारसी से शादी कर ली। पारसी से शादी कर ली, और बिल्कुल ये सही। जो आपका नस्ली वाडिया है वो उसका बेटा है। हाँ बिल्कुल, ये उसी उसी ब्लड लाइन से आता है। अब ये कहानियां तो पाकिस्तान में नहीं बताई जाती कि भाई हमारे जो कायदे आजम थे उनके कारनामे क्या क्या है। मतलब दोस्त की नाबालिग बेटी को भगाना, 1 आध साल उसका संरक्षण करना और फिर 18 साल की होती निकाह करना। अब ये बताइए, ये है इस्लाम में औरत का आला मकाम, जिसकी बात है पाकिस्तान करता है। इस्लाम में औरत का आला मकाम है पाकिस्तान। 70% शादियां कजिनों में हो रही है और हर चौथे बच्चे को जेनेटिक डिजीज का कैरियर है। अब उसमें वो डोमिनेंट जीन है या रेजिलिएंट जीन है, दैट्स अ मैटर ऑफ चांस, बट एवरी फोर्थ चाइल्ड इज कैरिंग समथिंग, सम जेनेटिक डिसऑर्डर। ये तो परिस्थिति है सर, पानी वानी है नहीं। पॉलिटिशियन खत्म हो चुका, पॉलिटिशियन की वहां चलती नहीं, किसी की कुछ चलती नहीं। दिस इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। और वो IMF के पीछे अपनी लगे 1 बिलियन दे दो, 1 बिलियन दे दो। और ये इशाक डार, अब बाय द वे इशाक डार बांग्लादेश जाएगा यूनिस से मिलने, कह रहा अब हम यूनिस से हम गले मिलेंगे, और इशाक डार तालिबान से मिलने जा रहा है। और मुझे समझ नहीं आ रहा ये तालिबान से क्या मिलने जा रहा है, जबकि तुमने 85,000 अफगानों को तो डिपोर्ट कर दिया, उनको तुमने पाकिस्तान से भगा दिया। अब तुम तेरे पास कुछ देने को ही नहीं तालिबानों को, तो मिलने क्या करने जा रहा है, क्या लेगा वहां से। हो सकता है उनसे भी कुछ उधार मांगा है, साहब पैसे दे दो। $1 बिलियन के लिए भीख मांगने वाला देश कहता है जी हम इंटरनेशनल बहुत बड़ी पावर है, और बाई पॉपुलेशन 5th पॉपुलस कंट्री है सर। पॉपुलेशन के हिसाब से माशाल्लाह 5वें नंबर पे आते हैं, और औकात के हिसाब से डाउन 5 में भी नहीं आते। ये तो है पाकिस्तान। आबादी बहुत है माशाल्लाह, बिल्कुल टॉप 5 में आते हैं। ये लोगों को पता नहीं को टॉप 5th पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड इज पाकिस्तान टुडे। और नीचे से क्या औकात है, नीचे से बॉटम 5 में आते हैं। और ये कभी कह रहे जी आज हम यहाँ जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं। और जो चाइना भी है, चाइना के लिए भी ये सांप के मुंह में छछूंदर है, ना उगलते बने ना निगलते बने। क्या करेंगे इनका। चाइना के डिप्लोमेटिक सर्कल्स में, चाइना के जो थिंक टैंक्स है, थिंक टैंक्स को तो मैं कोट करूंगा, थिंक टैंक्स तो पाकिस्तान को ब्लैक होल कहते हैं। कहते हैं ब्लैक होल है, या कितना भी पैसा डालो डूब गया। 45 बिलियन तो डूब गया उन्होंने, $45 बिलियन तो उन्होंने डुबा दिया पाकिस्तान का। तो अब चाइना भी और पैसे नहीं दे रहा सर। तो परिस्थिति जो है बद से बदतर हो रही जा रही है, हालत और खराब हो रही जा रही है, और दे हैव नथिंग मोर टू टॉक अबाउट। अब देखिए बांग्लादेश से मिल रहे हैं, ये कर चीनियों पैसे नहीं दे रहे, सऊदियों ने वीजा देना बंद कर दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा भिखारी पाकिस्तान से आते हैं। और ये मौलाना साहब तो कहते हैं कि भाई दिमाग ही हराम है, ये नूरुल खान ये तो कहते हैं दिमाग ही है हराम है इस्लाम। अब बताओ, तो ऐसी परिस्थिति में इनके जो दोस्त हैं हाँ यमन वाले, हाँ उनका ये कुछ नहीं हेल्प कर रहे हैं, क्या हो रहा है वहां, सुना अच्छा अमेरिका उनके पीछे पड़ गया। हाँ, यमन वालों की कहानी ये है सर। यमन में जो अटैक हुआ कल, अभी करीब 100 लोग तो मर गए और 171 जख्मी है। 100 का आंकड़ा आ गया, मीडिया में आ गया। कल तो पहले वो 8-10 की बातें कर रहे थे। ये है रसल इस्सा ऑयल पोर्ट। रस इल्ला ऑयल पोर्ट ये वेस्टर्न यमन में पड़ता है, ये पड़ता है कामरान आइलैंड्स के पास। ये पोर्ट क्या था, इसमें हूती इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, इससे ऑयल बाहर भेजते थे, ये बाहर जाता था, सरकारी पाइपलाइन में मिलता था और एक्सपोर्ट होता था, और जो इंपोर्ट है इनके इस पोर्ट से आते थे। तो ये पोर्ट हूतियों को एक लेजिटिमेट पैसा देता था। मार्को रूबियो ने आई थिंक 4-5 दिन पहले कहा था, कोई भी अगर सरकार आतंकवादी संगठनों को लेजिटिमेट सपोर्ट देगी तो वो सरकार और उस सरकार के एसेट भी निशाने पे आएंगे। तो मैंने कहा मार्को रूबियो भैया सबसे पहले पाकिस्तान की बात कर, क्योंकि यार पोर्टल सरकार और आतंकवाद एक ही है, आर्मी ही आतंकवादी है। तो अब इसमें उन्होंने बमबारी कर दी। अब लास्ट टाइम जब हमने बात की थी 2 घंटे में उन्होंने 29 एयर रेड की थी, कल इन्होंने जबरदस्त बमबारी की है। और ये जो पोर्ट पूरा, इसके जो ऑयल टैंकर थे जहां ये तेल रखते थे जो आगे बेचते थे, क्योंकि आईसिस का भी करीब $2 बिलियन दिन का आता था सर तेल बेच के, वो उन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया। 100 लोग मर गए और 171 घायल है। अधिकतर इसमें से पोर्ट के एम्प्लॉइज है, हूतीज भी है। अब जो हूतीज में जो कैपेबिलिटी थी ऑयल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की, हूतीज में जो कैपेबिलिटी थी उससे पैसा कमाने की, एक लेजिटिमेट रेवेन्यू लाने की, वो ध्वस्त हो गया। और हूती वैसे कह रहे हैं कि हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, बट कहानी ओवर है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, यूएस इंटेलिजेंस ने, पहले तो मैं कहता था लोग मानते नहीं थे, यूएस इंटेलिजेंस ने एक चिंगुआ
एक चिंगुआ सेटकॉम करके, मुझे लगता है ये चिंगुआ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सैटेलाइट कम्युनिकेशंस कंपनी है, क्योंकि चिंगुआ यूनिवर्सिटी में बहुत बार गया हूँ। उनका नाम लिया और बोला है कि ये यूएस ये हूतियों की मदद कर रहे थे, जो सैटेलाइट गाइडेड सिस्टम है, जिससे एक बार आपका लोगों पीछे एक F-16 उड़ा था, तो उसमें उसने 2 मिसाइलें टांगी थी हूतियों ने। वो जो मिसाइल टांगी थी और जो इसराइल पे मिसाइलें टांगने की कोशिश करते हैं, ये चाइना की कंपनी इनकी मदद करे और चाइना इनको हथियार दे रहा है। ये अब यूएस इंटेलिजेंस का या यूएस का बिल्कुल ऑफिशियल विज्ञप्ति है इस राज को लेके। अब ट्रम्प क्या कर रहा है? ट्रम्प देखिए, अब कल ईरान से बातचीत है स्टीव विटकॉक से रोम में इसकी और अबाची की। उससे पहले हूतियों का ऐसा हाल कर दिया, ये पीओसी दिखा रहे हैं ईरान को, अगर बेटा नहीं सुधरोगे, जो हूतियों के साथ हो रहा वो वही हो रहा। अब इसका आप एनालॉजी देखिए, जब उनको खमेनी को तंग करना था, खमेनी को डब्बे में डालना था, वो यही हाल करते थे लेबनान का। इजराइल यही हाल करता दहिया प्रोविंस जो है लेबनान की, जो शिया डोमिनेटेड है, जहाँ ये नसरुल्लाह वसरुल्लाह बाद में मारे गए, उस प्रोविंस के यही तो हाल होता था। आज इतने मरे, प्रेशर कहाँ आता था? ईरान पे। हूतियों की बमबारी हो रही है, हूती डिसमेंटल हो रहे, प्रेशर कहाँ आ रहा है? प्रेशर आ रहा है आपका सीधा सीधा ईरान पे। आज नेगोशिएशन होनी, अब पता लगेगा, मैं रात तक या कल सुबह तक नेगोशिएशन का आउटकम आज रोम में क्या हुआ। और बात डील तो सीधी सीधी है, कह रहा जो तुम्हारे पास ये जो 350 करीब किलो एनरिच्ड यूरेनियम है, ये भैया तुम पहुंचाओ मॉस्को, ये मॉस्को पहुंचाओ, और तुम्हारा न्यूक्लियर से कोई लेना देना नहीं है। अब इजराइल की बात करें, इजराइल आज भी कहता है वी कैन स्टिल अटैक ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स, और अमेरिका ने ये बोल दिया कि हाँ, इजराइल जब भी अटैक अगर ईरान पे होगा, इजराइल विल पार्टिसिपेट। इजराइल के पास सारा माल मसाला जो है, बैटरियां, 8 बैटरियां तो आ गई, कई सारी पेट्रियट बैटरियां आ गई, वो GBU 75 आ गए, जो भी उनको आर्सेनल चाहिए था फॉर डिफेंस एंड ऑफेंस, वो दोनों अमेरिका ने वहां पहुंचा दिया। अब आपको याद होगा, फिर ये मंडे को, लास्ट सैटरडे को मीटिंग हुई, तो मंडे को ये गया था मॉस्को में से लगा, यार यहाँ तो बात ही नहीं बन रही। और अभी क्या आया है, अभी अभी मैं देख रहा था, अब अबाची कह रहा है इस मीटिंग के बाद वो बीजिंग जाएगा, और बीजिंग से भाई वो अपना सांठ-गांठ करेगा। अब ईरान जो था, ईरान तेल देता था चाइना को, और बदले में कहता था हूतियों को ये मिसाइल दे दो, और हूतियों के साथ इनकी डील थी, दुनिया भर में किसी को भी शिप अटैक करोगे, पर चाइनीज शिप को अटैक नहीं करोगे। और आज तक का रिकॉर्ड उठा के देखिए संजय सर, एक भी चाइनीज शिप या वेसल पे हूतियों ने अटैक नहीं किया, जबकि उन्होंने लगभग 125 अटैक किया अब तक। एक इंडियन शिप्स पे भी नहीं करते अटैक, डरते हैं। एक दो बार तो किया था, हमें छेड़ा था, एक दो बार कुछ किया था। नहीं, हमारे नहीं थे वो शिप्स, जो थे वो चार्टर्ड थे, दूसरे कंट्रीज के थे, लेकिन जो इंडिया के प्रॉपर शिप्स हैं, इंडियन रजिस्टर्ड शिप पे आज तक अटैक नहीं किया कभी। सर हमारे मार्कोस तो अंदर जाके ठोक देंगे ना। हाँ, वही तो डरते हैं, हमारे से डरते हैं। हमारे मार्को से तो दुनिया डरती है, समुद्र के बादशाह वो। तो देखिए, यहाँ चाइना को ये लिवरेज मिला था कि भाई तुम्हारे शिपों और तुम्हारे एसेट्स पे हम अटैक नहीं करेंगे, ये तो डील है। और चाइना का अगर आप देखेंगे, शिपिंग लाइन लगभग है 22 से 24% दुनिया का जो शिपिंग बिजनेस है वो चाइना कंट्रोल करता है। कॉस्को इनकी सबसे बड़ी शिपिंग लाइन है आज के डेट पे। तो ये सारी चीजें खुल के, जो हम कहते थे इतने टाइम से, अब ये खुल के सामने आ रही है। वैसे ट्रम्प तो कल कह रहे जो चाइना के शिप है, ये सबको कह रहे हैं कि जहां भी वो जाएंगे या अमेरिका के पोर्ट में अगर आएंगे तो उन पे मैं टैरिफ लगाऊंगा एज पर कार्गो एंड एज पर टाइम। पहले एक फिक्स फीस देके शिप आता था, कहते अब जितना कार्गो है और जितना टाइम रुके उतना मैं टैरिफ लगाऊंगा। और जिनके साथ ट्रेड डील हो रही है संजय सर, उन सबको कह रहा है चाइना का इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, चाइना के शिप्स को डॉक नहीं करने दोगे, चाइनीज इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ नहीं कराओगे अगर मेरे साथ ट्रेड डील करनी है तो। ये भी एक उसकी शर्त है, हर एक कंट्री से बात कर रहा है। तो अब ये जो यमन में हूतियों का हो रहा है, ये तो बेसिकली ईरान को दिखाना है अपनी ताकत। और अब की बार आप देखिए, अमेरिका किसी अलाई के साथ नहीं जा रहा। पहले जो बाइडेन का स्टाइल क्या था, सबको इकट्ठा करो, फिर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाओ। अब ये जा रहे जहां इनको जाना है। और ये जो पोर्ट था, कहने को तो यमनीज गवर्नमेंट का, पर यमनीज गवर्नमेंट को रूबियो ने 4 दिन पहले बोल दिया था, तुम आतंकवादियों के साथ साठ-गांठ करोगे तो तुम्हारे नेशनल एसेट्स भी सेफ नहीं है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा झटका है इनको, और ये तो भी शुरुआत है, क्योंकि पीछे इन्होंने जो यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर है ट्रूमैन, उसमें मिसाइलें तो चलाई थी, पर वो 150 किलोमीटर दूर गिरी क्योंकि वो चाइनीज माल था। जाना यहाँ था, चला यहाँ गया, वो बात अलग है। वो यूएस के एडमिरल ने बड़ा अच्छा कहा था संजय सर, जब ये आया था कि हूती से अटैक ट्रूमैन, हूतियों का वो नहीं आता, वो सारी क्या नाम है उसका, उनका स्पोक्स पर्सन, ट्रूमैन। मैंने कहा यार वाकई अटैक तो नहीं करते इन्होंने। तो फिर मैं यूएस को ट्रैक करा था, वहां के एडमिरल का बयान आया, कहता है जो मिसाइल्स थी
दे वर 120 माइल्स अवे, मतलब लगभग 180 किलोमीटर दूर गिरी यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर से। मैंने कहा भाई चाइना का माल तो ऐसे ही चलेगा, चला ना, यहाँ चला वहां, बाकी हवा आ गई कहीं और ले गया। तो बट अब इनका ये बहुत सब्सटैंशियल वार तो लग गई इनकी। अब देखिए ईरान पे प्रेशर तो पड़ा है, अब खुमैनी क्या करेगा? खुमैनी के तो रोज हाथ पैर तो काट ही रहा है ना अमेरिका। और यहाँ पे लेकिन अब चाइना का जो है वो क्या होगा? चाइना तो इंडिया से कह रहा है कि हम आपसे बहुत सारा इंपोर्ट करना चाहते हैं। सर देखिए अभी दो चीजें आंकड़े आए हैं, जो पहले हमारा ट्रेड सरप्लस विद यूएस है वो बढ़ गया है, और ट्रेड डेफिसिट विद चाइना दोनों बढ़ गया है। ये दो चीजें सामने आई हैं। शी जिनपिंग की आपको मैं बताऊं, मतलब 5 मिनट लगे, मैं सारा बता देता हूँ संक्षिप्त में। जब 245% टैरिफ लगा तो आइडिया था, देखिए आप करीब करीब 100% पे जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी वो अनवाइबल होगी। दुनिया भर के वीडियो आज इंटरनेट पे जहां आपको ये देखने को पड़ेगा, एमएसएमई एसएमई सारे बंद हो गए, क्योंकि चाइना का 90% प्रोडक्शन जो है, 90% मैन्युफैक्चरिंग मिनी माइक्रो और एसएमई करता, वो तो 100% 104% पे ही दुकान उनकी बंद हो गई थी। अब ये जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग थी इसको अनवाइबल करने के लिए ट्रम्प टैरिफ बढ़ाया जा रहा। जैसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग में मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल ईवी, चाइना अपनी गाड़ी अमेरिका में बेचता था $8,000 की, और उसी गाड़ी पर चाइना का लॉस होता था $24,000। अब 245% टैरिफ लगाने के बाद अब वो गाड़ी अगर आपको बेचनी है वो अनवाइबल है बेचना। अब जैसे मान लीजिए आज आप एप्पल का आईफोन बनाते हैं, अगर 250% टैरिफ लगेगा, फिर तो एप्पल या तो भारत में बनाए या अमेरिका में बनाए, तब भी सस्ता पड़ेगा। जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है, जो चाइना का बड़ा गेम था, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग से अमेरिका को या दुनिया को बर्बाद करना, उसको भी निरस्त कर रहा। और चाइना में लोग हैं जो कह रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि हकीकत ये नहीं। और अमेरिका में लोग हैं जो ट्रंप को कहते हैं 400% तक टैरिफ ले जाओ। और यहाँ आप एक विचित्र चीज देखेंगे, डेमोक्रेट्स ने अपोज किया ट्रंप के टैरिफ पर चाइना के टैरिफ पे अपोज नहीं किया। ये इवन बाइडेन ने भी कुछ चाइना को लेके नहीं बोला कि आपने चाइना पे इतना टैरिफ क्यों लगा, उसने कहा नहीं टैरिफ ठीक नहीं, पर चाइना को लेके कोई अपोज नहीं कर रहा। और दिन ब दिन चाइना की हालत बद से बदतर हो रही। अब बादशाह सलामत जब परेशान हो गए, बादशाह सलामत मतलब शी जिनपिंग, उनको पट्टों ने कहा था साहब टेंशन मत लो, आधी दुनिया आपके पीछे है। जब ये पंगा ले लिया अमेरिका से, बोला भाई कोई तो हो पीछे है, यहाँ तो जो मेरी रखेल है पाकिस्तान, वो भी स्टेटमेंट नहीं दे रही। तो कह रहा सब कोई बात नहीं, हम बात करेंगे। तो ये दुनिया भर के लोगों के साथ इन्होंने बात करना शुरू किया, कुछ नहीं हुआ। तो मजबूरी में शी जिनपिंग निकला पहली बार विदेश के दौरे पे, इस साल में पहली बार, वियतनाम, कंबोडिया और मलेशिया। अब वियतनाम में संजय सर गया, 40 एग्रीमेंट साइन किए कि ये, और बोला अगर अमेरिका तुम्हारे पास आएगा टेंशन मत लो, मैं बचाऊंगा। वियतनाम की कहानी क्या है? वियतनाम का 30% जीडीपी इज डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका। अमेरिका का चौथा पांचवा बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। क्यों? ये चीज बनती थी चाइना में, वियतनाम गई, लेबल बदला, कंट्री ऑफ ऑरिजिन बदला, यही अमेरिका को भेज दी। और जो अमेरिका के लोग कहते अगर हमारा ट्रेड डेफिसिट आप कागजों पे देखो कम हो गया है चाइना के साथ, बट अगर आप देखो ये जो मलेशिया से, मैक्सिको से, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इधर उधर से और कनाडा से भेजता था, हमारा ट्रेड डेफिसिट तो बढ़ गया। और सोल ट्रेड डेफिसिट का कारण डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है चाइना। अब उसके बाद जो उन्होंने कहा 40 एग्रीमेंट हमने कर लिए, ये कर लिया जी, वो हो गया, बट आज भी वियतनाम का एक भी स्टेटमेंट नहीं है अगेंस्ट यूएस एंड प्रो चाइना। ये शी जिनपिंग की पहली कहानी। फिर गया ये मलेशिया में भी 30-40 एग्रीमेंट पता नहीं किस चीज के कर लिए, पर मलेशिया ने भी एक भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया विच इज अगेंस्ट अमेरिका एंड प्रो चाइना। इवन कंबोडिया तक से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। बेसिकली अब ये हताश और निराश हो गया कि दुनिया में मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, बस दुनिया के मैं इसके साथ एक ही कंट्री खड़ी है, वो है जगमीत सिंह वाला कनाडा। क्योंकि कनाडा रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए थे संजय सर, और किसी कंट्री ने रिटेलिएटरी टैरिफ नहीं लगाए। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डाटा पॉइंट देता हूं, अगर परिस्थिति ऐसी रही है तो मैं आपको 145 की बात कर रहा था। भिखारिस्तान और कांगलिस्तान भी तो चाइना के साथ खड़े हो सर, जब स्टेटमेंट नहीं दे रहे ना, वो तो या तो स्टेटमेंट दो ना, एंटी अमेरिका प्रो चाइना स्टेटमेंट। वो कहता है इतने पैसे ले गए तभी तो भिखारिस्तान को ब्लैक होल कहता चाइना के थिंक टैंक्स। कहना साहब कितना भी पैसा डालो सब बर्बाद है, कोई रिटर्न नहीं। अब विडम्बना देखिए इनकी क्या है, एक तो भिखारिस्तान कांगलिस्तान ने स्टेटमेंट दिया, वियतनाम देने को तैयार नहीं, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं। अब जब 100 अब संजय सर अगर हम इन सब की बात करें, 104% पे भी एक परिस्थिति थी
जो आंकड़े आए थे, अगर ये 5 साल तक चलता रहा, चाइनीज एक्सपोर्ट्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट टू यूएस विल फॉल बाय 89%, यानी कि लगभग खत्म। अब खुद सोचिए 245 पे क्या दृश्य दिखेगा। ये 104 की मैं आपको नंबर बता रहा था, एट 104%। नाउ इमेजिन एट 245%। दूसरी बात, जो हमारा बीटीए है भारत का, 90 दिन के अंदर अंदर साइन हो जाएगा, फर्स्ट फेज लागू हो जाएगा, और उसमें हम इंडिविजुअल नेगोशिएशन नहीं कर रहे सर, वी आर टॉकिंग पर इंडस्ट्री। प्रोडक्ट्स को लेके नहीं कर रहे, इंडस्ट्री को लेके हम नेगोशिएशन कर रहे हैं। और ये अमेरिका और ये भारत का अनुमान है कि अगर ये साइन होता, जो भगवान की दया से हो जाएगा, आने वाले 5 सालों में बाय 2030 विल हैव अ $500 बिलियन म्यूचुअल ट्रेड विद अमेरिका, और वो एट द कॉस्ट ऑफ चाइना होगा। और मैं आपको आपका ध्यान आकर्षित करूंगा पीयूष गोयल के स्टेटमेंट की तरफ, जो उन्होंने 4 या 5 दिन पहले मुंबई में वो ग्लोबल इंडिया फोरम में गए थे या कहीं गए थे, वहां उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, बोला ये भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है और वर्ल्ड की सप्लाई चेन के लिए अपॉर्चुनिटी है। और जो 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 लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था आपके साथ, जो दुनिया ने गलती की थी चाइना को डब्ल्यूटीओ में घुसा के, वो अब ठीक हो रही है। पीयूष जी ने इसको कोट अनकोट डब्ल्यूटीओ का नाम लिया और बोला जो चाइना दुनिया ने गलती की थी इनको डब्ल्यूटीओ में घुसा के, वो अब ठीक हो रही है। तो क्योंकि जो सिस्टम अभी है तो ऑल मैनिपुलेटेड पे चाइना, ये तो चाइनीज सिस्टम है जो इस पे हम काम कर रहे हैं। अब ये करेक्शन हो रहा है, भारत के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। भारत 500 बिलियन का बिजनेस करे, और मैं तो हमेशा कहता था भारत एंड चाइना कैन नॉट ग्रो, इंडिया विल ग्रो एट द कॉस्ट ऑफ चाइना। इंडिया एंड चाइना कैन नॉट गो नाउ, या तो ये होगा या वो होगा, और भारत में जितनी ग्रोथ होगी विल हैपन एट द कॉस्ट ऑफ चाइना। और देखिए वेंगी आया था यहाँ पे भी, इनडायरेक्ट बहुत मैसेज भेजी मोदी जी को, साहब एफडीआई हल्का कर दो, ये कर दो, वो कर दो, एलिफेंट एंड ड्रैगन शुड डांस टुगेदर। पर मुझे लगता है पीयूष जी के स्टेटमेंट के बाद वो सारी चीजें निरस्त हो गई है। मोदी जी का फोकस है कि व्हाट वी डू, हाउ कैन वी रीच a $500 बिलियन ट्रेड, और हम कैन वी ग्रो टुगेदर, ये मोदी जी का फोकस है। चाइना के चक्कर में मोदी जी फंसते नजर नहीं आ रहे, अब तक ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। बाकी चाइना तो ला रहे डब्बे देगा, हम आपसे हम भी इंपोर्ट करेंगे, उसको ये दिखाना है अमेरिका को भारत मेरे साथ है। सर देखिए 3 बड़े ब्लॉक है यहाँ पे गेम में, एक है भारत आपके साथ है नहीं, यूरोपियन यूनियन आपके साथ है नहीं, वियतनाम जो अमेरिका का 5वां बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, इन टॉप 5 आता बिकॉज ऑफ चाइनीज माल जो वियतनाम के थ्रू जाता, वो आपके साथ है नहीं, मैक्सिको आपके साथ है नहीं, जापान आपके साथ है नहीं, साउथ कोरिया आपके साथ है नहीं। अगर मैं इन मोटा मोटा आकलन देखूं, अगर इस ब्लॉक को अलग करें तो दुनिया का लगभग 80% ट्रेड तो यही ब्लॉक कंट्रोल करता है। इसके बाद आपके साथ है कौन? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तक आपके फेवर में स्टेटमेंट नहीं देता। पाकिस्तान ने भी धोखा दे रहा है, चल वो तो पाकिस्तान का नेचर है, पाकिस्तान अब ऐसे पाकिस्तान के पास है भी क्या करने को। और वैसे पाकिस्तान का मुझे बड़ा एक अच्छी चीज लगी थी जो इशाक डार ने बोला मैं ये कह रहा था ना, वो हमारा वो धागा जो है हाँ। यूनुस ने बंद कर दिया है, तो उसने धागा मांगा पाकिस्तान से, तो अच्छा। पाकिस्तान के ने कहा कि साहब कि धागा तो भाई एडवांस पैसा दोगे तब देंगे। नहीं, वो चाइना से मंगा के देगा ना सर, पाकिस्तान में धागा भी काम बनता, वो चाइना से लाएगा, लेवल बदलेगा, दे देगा। और बीच में एक जमाना था जब पाकिस्तान कॉटन के रेडीमेड गारमेंट और यार्न वगैरह एक्सपोर्ट किया करता था, अब तो हालत खराब है। मैं तो कह रहा हूँ अगर ट्रम्प के साथ अभी देखिए 90 दिन का पॉज है टैरिफ, मैं तो भगवान से एक ही चीज मांग रहा हूँ कि इनका समन्वय ना बैठे सर। बांग्लादेश, पाकिस्तान, और अगर आप ये थोड़ा और मलेशिया और थाईलैंड को निकाल ले, कॉटन और इस अपैरल बिजनेस के हम किंग बनेंगे, अनडिस्प्यूटेड किंग, क्योंकि हमारा जो दुनिया में कंपटीशन देता है ये 2-3 कंट्री देती है मोटा मोटा। अगर इनके पे 20-30% या 40% टैरिफ भी लग गया, 20-30% भी, नोबडी कैन कम्पीट विद इंडिया दैट। ये पूरे मार्केट हमारा है और रहते दम तक रहेगा। और ऐसे कई सारे अपॉर्चुनिटीज हमारे खुल रहे हैं। आज एप्पल को अगर बनाना सर 245% देके चाइना से तो नहीं बना पाएगा, तो या तो अमेरिका में बनाएगा या भारत में बनाएगा, और भारत में चाइना अमेरिका की आधी कीमत पे तो बनेगा ही ना। अब जैसे ये एयरपॉड है सर, अब ये एयरपॉड 20-25 हजार रुपए का, अगर ये अमेरिका में बनाने लगे तो 75 हजार का बेचना पड़ेगा, वो तो पॉसिबल है नहीं। वहां तो वो तो इतना एक्सपेंसिव है वहां पे मैन्युफैक्चरिंग, वहां तो वापस शिफ्ट होना मुश्किल है, इंडिया में ही शिफ्ट होगा। इंडिया में शिफ्ट होगा। और अब देखिए चीनियों ने क्या कर दिया, चीनियों ने पीछे बोइंग के कुछ पार्ट, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती थी चाइना में, वो पार्ट बंद कर दिए। मैंने कहा यार तुम्हारे दिमाग का चीनियों जवाब नहीं। पूछो क्यों? मैंने कहा तुमने बोइंग के पार्ट बंद कर दिए, ट्रम्प ने तुम पे 245% टैरिफ लगाया। अब आगे की कहानी सुनिए। चाइना में दुनिया की सेकंड बिगेस्ट एविएशन इंडस्ट्री है, और 55% से 60% जहाज इनके पास किस कंपनी का है? बोइंग का। ठीक। अब सर बोइंग जहाज में आप जानते हैं 2 तरह का स्पेयर होता है,
रन लाइफ या कैलेंडर लाइफ विच हिट्स फर्स्ट। अगर एक मान लीजिए टरबाइन का फैन है, मान लीजिए इसकी फ्लाइंग ओवर है 1000 घंटे या 3 महीने, तो अगर 1000 घंटे पहले होते आपको फैन बदलना है, अगर 3 महीने पहले होते तो आपको फैन बदलना है। मान लीजिए आपने जहाज खड़ा भी रखा टरमैक पे, वो उड़ा ही नहीं, तब भी 3 महीने बाद आपको फैन बदलना है। तो भैया अगर तुम अमेरिका को पार्ट नहीं दोगे बेवकूफो, जो बोइंग से पार्ट मंगाओगे तो वो क्या वो तुम्हें देगा? और अगर देगा तो लगाओ 500% अमेरिकन चीजों पे टैरिफ, तुम 500% टैरिफ देके भी वो चीज लोगे। तो अभी मुझे तो वो कह रहे हैं कि हमने डिलीवरी बंद कर दी है सारे बोइंग से। नहीं, वो अब बोइंग से जो स्पेयर चाहिए होंगे तो अब ट्रम्प देगा क्या स्पेयर? आपने बोल दिया जी हमने अब जो स्पेयर चाहिए आपको अपने जहाजों के, वो कहां से आएंगे? क्योंकि अगर आप चाइना का इंपोर्ट देखेंगे सर, जो चाइना एक्सपोर्ट करता छोटी मोटी चीजें करता था मोस्टली 90%, पर जो इंपोर्ट करता हायर एंड टेक्नोलॉजी और बड़ी चीजें इंपोर्ट करता है। तो भाई मैं बताऊं, ये जो सारे जहाज हैं इनको खड़ा करोगे क्या 3 महीने बाद? क्योंकि 3 महीने बाद स्पेयर तो होंगे नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि वो चाइना के फैक्ट्री में बोइंग के स्पेयर बनेंगे। अगर बनेंगे फिर तो भगवान ही मालिक है, इंश्योरेंस कंपनियां बैंकरप्ट हो जाएगी फिर चाइना की। अगर बोइंग के स्पेयर चाइनीज ने खुद बनाने शुरू कर दिए, फिर जानते हैं जहाजों का क्या होगा। मतलब मुझे इन चीनियों की मेंटेलिटी ही समझ नहीं आती है, चाहते क्या है। और आज भी क्या करें, हमें रेस्पेक्ट दो, और इनकी 3-4 शर्तें हैं। म्यूचुअल, हमें रेस्पेक्ट दो, अमेरिका कहता नहीं देता, कहता ये जो तुम अपनी ट्रेड पॉलिसी को कांस्टेंट रखो, कहता नहीं रखूंगा, कह रहा है सैंक्शंस पे तुम क्लैरिटी दो, कहता नहीं दूंगा, और कहता ताइवान के बारे में अपना स्टैंड क्लियर करो, कहता कुछ भी नहीं करता, कहता मैं तुम्हें रेस्पेक्ट, 4 चीजें बस। और आप ट्रम्प का कल परसों देखे तो ट्रम्प ने कहा कि भाई मेरे को तो चाइना कहता मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड है। अब चाइना से पूछा, 48 घंटे हो गए चाइना जवाब नहीं दे रहा। वैसे मैंने देखा संजय सर, रात के 2:15 बजे हमारे टाइम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इनके रात के 4 साढ़े 4 होते तब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अमेरिका को जवाब देने के लिए। 48 घंटे हो गए, ट्रम्प कहता है, अमेरिका कहता है चाइना ने बोला भाई मैं बात करने को तैयार हूं। चाइना से पूछे भाई साहब आपने कुछ ऐसी अर्जी लगाई है, कहता नहीं। और ट्रम्प के साथ तो अभी देखिए 75-80 कंट्रियां तो नेगोशिएट कर ही रही है, हर कोई अपना फायदा देख रहा है। तो अब ऐसे में सबसे अच्छी बात, क्योंकि जितना अभी मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि अमेज़न पे 71% माल जो बिकता है उसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है, उसमें इंडिया नंबर 3 पे है। हमारे इंडिया का 14-15% है उसमें जी। तो अगर 71% चाइना है तो चाइना से तो सारी चीजें हटेंगी ना, तो कहाँ जाएंगी? बिल्कुल हटेंगी सर, नेचुरल सी बात है, नहीं तो अमेज़न बंद थोड़ी ना हो जाएगा। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डाटा पॉइंट बताता हूँ स्टैटिक्स दुनिया में। अगर नॉर्मल सप्लाई चेन का, अगर आप एक वर्ल्ड एवरेज निकाले, एक नॉर्मल सप्लाई चेन आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने कितना टाइम लगता है? 2.5 महीने, सॉरी 2.5 हफ्ते, है ना नॉर्मल प्रोसेस। अगर बहुत ज्यादा निश आइटम है, बहुत ज्यादा वो है, 1 से 2 क्वार्टर, 1 to 2 क्वार्टर्स। मैं कॉस्ट की बात नहीं कर रहा। अगर ये चीज मान लीजिए अभी अमेरिका में $100 की मिल रही, कल को 110 में मिलेगी, और विकल्प ही नहीं होगा, सब $10 एक्स्ट्रा देंगे ना, हम भी देंगे आप भी देंगे, विकल्प क्या है? तो ये अगर चीनियों को लगता है कि वो इस चीज को होल्ड करके 1 या 2 क्वार्टर में चाइना का एंड गेम हो जाएगा, 1 या 2 क्वार्टर में बड़ी सी बड़ी चीज का रेजिलियंस आ जाएगा, पीपल विल पे $1, $5, $2 मोर। गेम उतना आसान, चाइना कुछ ऐसा नहीं बनाता जो दुनिया में कोई नहीं बनाता। हाँ वो दुनिया से सस्ता बनाता क्योंकि सीसीपी सब्सिडी देती है। अब ये जो चीजें हमारे पास आएंगी, अब नहीं तो आप एक देखिए ना, ऐसे क्या जादू की छड़ी चलेगी, 2025 से 30 तक $500 बिलियन का ट्रेड हो जाएगा। तो ये पूरी रणनीति थी, ट्रंप आए सही टाइम पे अपना दाव पेच खेला, और आज भी शी जिनपिंग से मिलने की कोई बात नहीं हो रही, मतलब दे आर नॉट सेइंग विल मीट, और ट्रंप तो टस से मस नहीं हो रहे। और क्योंकि जो अमेरिकन, अगर आप मीडिया का देखें, अमेरिकन मीडिया और अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, कहता है यार जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में 1 ट्रिलियन का जो कमी है, मतलब वी इंपोर्ट 3 ट्रिलियन, एक्सपोर्ट 2 ट्रिलियन, कह रहा उसका 80%, 70 to 80% इज बिकॉज ऑफ चाइना। और ट्रंप का पहला टर्म आप याद करें, उसने बोला था इफ आई स्टॉप डूइंग बिजनेस विद चाइना आई विल सेव $600 बिलियन, मैं बचाऊंगा। तो ये चीजें इनको भारी पड़ेंगी सर, ये छोटी मोटी चीजों का सप्लाई चेन बनने में 2.5 हफ्ते से लेकर 2 क्वार्टर तक का समय है। सबके सप्लाई, ऑल्टरनेट सप्लाई चेन आ जाएगी दुनिया में, सबके आ जाएंगे। और यहाँ मैं एक और चीज क्लियरिफाई कर दूं, एक बहुत गलत मिसकॉन्सेप्शन है रेयर अर्थ्स को लेके। रेयर अर्थ, मैं आपको एक बहुत रेयर अर्थ की कमी सोवियत यूनियन के पास है क्या? उसके साथ में तो पूरा वो पिंगे बढ़ा रहा है अमेरिका।
और रशिया कह रहा है कि हमको हमसे ले लो। अब तो रशिया बोल रहा है, वो यूएस कह रहा है कि भाई अगर इसमें जो हमने पीस पैक्ट किया था इसमें प्रोग्रेस नहीं हुई तो हम इसको छोड़ देंगे। इसका मतलब वो रशिया से कह रहा है कि भैया हम तुम तो साथ में हैं, तुम तो जो चाहो वो करो यूक्रेन के साथ। जो करो वो करो यूक्रेन में, क्योंकि पुतिन यूक्रेन का जंग जीतना चाहता सर। ही डजंट वांट टू डू अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट, ही वांट्स टू विन द ब्लडी वॉर। और रेयर अर्थ के बारे में बता दूं, ये बहुत हमारे मीडिया, रेयर अर्थ रेयर अर्थ रेयर अर्थ। सर दुनिया में जो रेयर अर्थ है इसका 70% जो साइकिल है, जो इकोसिस्टम, वो चाइना कंट्रोल करता है। 70% ये सच है। और 30% है जो अन्य प्लेयरों के पास है दुनिया में, जिसमें अमेरिका भी है। ट्रंप ने आती कुछ $100 बिलियन का फंड एलोकेट किया फॉर रेयर अर्थ्स में सप्लाई प्रोक्योरमेंट, आते ही किया। अब एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, जो रेयर अर्थ्स मान लीजिए 100 टन का है टोटल मार्केट, एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल 17, आप बोलोगे भाई 70 टन तो चाइना कंट्रोल करता है, और चाइना का आपको पता कंजप्शन कितना अपना रेयर अर्थ्स का? 44 टन। तो 44% ऑफ टोटल रेयर अर्थ्स कंज्यूम्ड बाय चाइना इटसेल्फ। और अमेरिका का कंजप्शन कितना? 5.32%, 5.5 टन लगभग। और वहां 30 टन का, 300 टन का आप देखिए लीजिए मार्केट खुला है, 300 टन का मार्केट खुला है, और मेरा कंजप्शन है 5 टन। तो उस मार्केट में से वो तो निकल ही जाएगा कहीं ना कहीं से, वो जो बाकी 30% है उसमें 5% निकल जाएगा। ट्रंप ने व्यवस्था कर दी, ऑलरेडी एक फंड बना दिया। और कल तो बड़ा मजा आ गया, परसों ट्रंप ने कहा भाई रेयर अर्थ, बोला अच्छा मैंने एक ऑडिट बोल दिया करने को, 16 कुछ है, पूल 16 चीजें हैं जो इस टेबल में आती। बोला मैंने ऑडिट करने को बोल दिया, और बोल दिया भाई इसकी रिपोर्ट मुझे दो। अब मैंने कहा यार रिपोर्ट, अब देखिए सर कोई डायर चीज हुई तो 24 घंटे 48 घंटे, आप तो शासन प्रशासन में रहे, हफ्ते में रिपोर्ट मांगते, 4 दिन में रिपोर्ट दो। आप ट्रम्प ने पता कितना टाइम दिया रिपोर्ट देने का? 9 महीने। 9 महीने। तो इसके आपको बताता अर्जेंसी कितनी है। कहता हूँ 9 महीने बाद मैं देखूंगा बेस्ड ऑन द रिपोर्ट कि मेरी अर्जेंसी क्या, कि मैं उसमें टेरिफ लगाऊं या हटाऊं, या वो देखूंगा। अगर अर्जेंसी होती, अगर मारा मारी होती, अगर इंडस्ट्री का चक्का जाम होता, तो इस 16 मेटल्स या एलिमेंट्स की रिपोर्ट आने के लिए आपको 9 महीने 270 दिन का समय देता क्या कोई? कहता 224 घंटे में रिपोर्ट दो। कितना टाइम लगता है रिपोर्ट बनाने में? तो इसका मतलब अमेरिका बता रहा मेरी कोई अर्जेंसी नहीं, मेरे बैकअप प्लान्स हैं। और आपके पास रेयर अर्थ्स को छोड़ के है ही क्या? आपने ये एक सट्टा था, आपने वो लगा दिया, और उसके बाद देखिए आप पे टैरिफ कितना बड़ा। मुझे इनका मेंटेलिटी समझ नहीं। अगर सप्लाई चेन रेजिलियंट होती गई, भारत आता रहा, चीजें डालता रहा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम सर। और अमेरिका में सबसे बड़ी समस्या अभी है टिकटॉक। मैं आपको बताऊं 170 मिलियन डाउनलोड्स, यानी कि आधे अमेरिका टिकटॉक पे। टिकटॉक पे उनको क्या पटिया पढ़ा रहे? पहला बता रहे जैसे ये गुची का बैग है फॉर एग्जांपल, कहते हैं चाइना में $200 का बनता, तुम यूरोप से $2000 में खरीदते हो, तुम चाइना डायरेक्ट चिंग मोंग टिंग टिंग मोंग टिंग 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 टिंग, ये 3 प्लेटफॉर्म है, इनसे तुम डायरेक्ट खरीद लो, तुम्हें गुची से खरीदने की जरूरत नहीं। तो ये चाइना सीधा सीधा जो यूरोप की पेइंग इंडस्ट्री है, ब्रांड्स, उनके गले काटने में लगा। चलिए ये तो फिर भी हो गया कमर्शियल लड़ाई। दूसरी लड़ाई है, मैंने वीडियो देखे हैं जहां इनके इन्फ्लुएंसर्स कह रहे भाई अमेरिका की जो हालत है उसका जवाब टैरिफ नहीं है, तुम्हारे बाप दादाओं ने तुम्हें बेच दिया, अमेरिका का मिडिल क्लास बर्बाद कर दिया, चाइना को खड़ा कर दिया। व्हाट अमेरिका नीड्स इज अ रेवोल्यूशन। तो अमेरिका में एक हम रेवोल्यूशन खड़ा करने की कोशिश टिकटॉक पे चाइनीज इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। और क्या ये कहना गलत है कि चाइना स्पेंड्स 2.6 बिलियन युआन ऑन प्रोपेगेंडा वेयर दे एम्प्लॉय फ्यू लाख पीपल? ये तो कम्युनिस्ट पार्टी खुद मानती है। मतलब आप देखिए, वो तो देखिए, तो वो तो कम्युनिस्ट कंट्रीज का तो वो तो स्टैंडर्ड है, प्रोपेगेंडा और पे सर दे इन्वेस्ट यहाँ वेरी हाई अमाउंट। सर यहाँ एक चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है संजय सर, अगर हमने टिकटॉक बंद नहीं किया होता तो कितनी बड़ी त्रासदी होती। मतलब आज 50% ऑफ अमेरिका दे कैन इन्फ्लुएंस, और यूथ खासकर, उनको तो वैसे अमेरिकन यूथ को कुछ ज्यादा पता नहीं होता। ये तो हमने सही टाइम पे टिकटॉक को बंद कर दिया। मैं कह रहा हूं अगर अमेरिका का अभी सबसे बड़ा कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है वो टिकटॉक, ट्रम्प शुड इमीडिएटली क्लोज दैट टिकटॉक और जो उसका चाइनीज इन्फ्लुएंसर्स का, बिकॉज दे आर कॉलिंग फॉर आर्म्ड रेवोल्यूशन। कि भाई देखिए आप जानते हैं अमेरिका में आदमी से आबादी से ज्यादा हथियार बिक चुके हैं, हर एक के पास हथियार है। अगर भगवान ना करे ऐसी कोई परिस्थिति बना दी उन्होंने, छोटे मोटे लेवल पे भी बना दी, तो ये ट्रम्प के लिए भी हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। ये तो मैं दाद चलिए देता अब आज का टॉपिक जो है वो अब इसको यहीं पर बंद करते हैं, क्योंकि समय जो है वो घड़ी जो है ये कह रही है कि साहब अब 1 घंटा हुआ चाहता है, तो जी। इसको यहाँ पर बंद करते हैं। क्योंकि हम ये ट्रम्प वाला और चाइना वाला जो टॉपिक है
इसको समय समय पर हम इसकी बातचीत करते रहेंगे लगातार। तो आइए अब हम आज की टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, सुमित जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। संजय सर, आपको सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम और हर 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 महादेव।